हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीएल बज़ में। आज मैं एक नए बीएल मंगा के चैप्टर की कहानी शुरू करने वाली हूँ। चैप्टर की शुरुआत हमारे मेन लीड से होती है, जो तलवार की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वह साफ तौर पर बहुत थका हुआ दिखता है। वह रुककर आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, हवा हमेशा मेरी सबसे करीबी दोस्त रही है। वह हर समय नरम, शांत और गर्म रहती थी। लेकिन आज, जब मैंने अपने उस परी जैसे दोस्त का यह डरावना रूप देखा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो मैं कांप उठा। मैं दुखी नहीं था, मैं सिर्फ ठंड से कांप रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इसी बर्फीले माहौल में एक कैरेज चल रही होती है और उसके अंदर हमारा मेन लीड बैठा होता है। कैरेज एक किले के सामने रुकती है। गार्ड जोर से कहता है, दरवाजा खोलो, राजकुमारी आइवेट आ चुकी हैं। वे अंदर जाते हैं। एक नौकर कहता है, राजकुमारी, कृपया इस ओर आइए। जब वे लंबे हॉल से होकर गुजरते हैं, तभी मेन लीड हमें अपनी सच्चाई बताता है। मेरा नाम रेंसली मैलोरसेन है। मैं न तो आइवेट हूँ और न ही कोई राजकुमारी। वह आगे बताता है, उसके पिता, कौन्या के राजा, को वर्तमान सम्राट से आदेश मिला था कि उत्तर के आर्कड्यूक के लिए अपनी एक बेटी को दुल्हन बनाकर भेजा जाए। लेकिन शादी से ठीक पहले उसकी छोटी बहन आइवेट अचानक गायब हो गई। गुस्से में आकर राजा ने आदेश दिया कि रेंसली को आइवेट का भेष देकर नॉर्थ की भूमि ऑल्डेनरांट भेज दिया जाए। मैं एक नाजायज और त्यागा हुआ बच्चा हूँ, जिसे शाही परिवार के अंदर भी हमेशा नफरत ही मिली। और अब इस उत्तरी भूमि में अगर मेरी असली पहचान सामने आ गई, तो मुझे मार दिया जाएगा। इसलिए उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, शादी होने से पहले किसी भी तरह यहाँ से भाग जाना। लेकिन उत्तर की कठोर ठंड और हालात देखकर उसे लगता है कि यह लगभग नामुमकिन है। अचानक नौकर उसे बुलाता है, राजकुमारी आइवेट। यह सुनकर रेंसली चौंक जाता है। नौकर उसका हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, सावधान रहिए, आपका पैर फिसल सकता है। सीढ़ियां उतरते समय रेंसली मन ही मन सोचता है, हम अंडरग्राउंड क्यों जा रहे हैं? कहाँ तो गया था कि आर्कड्यूक से मिलने जा रहे हैं। अगर नीचे गए, तो वहां तो सिर्फ जेल होती है। क्या उन्हें मेरी सच्चाई पहले से पता चल गई है? क्या आर्कड्यूक मेरा इंतजार काल कोठरी के सामने कर रहा है? किसी लॉर्ड को अंडरग्राउंड जाने की और क्या वजह हो सकती है, अगर वह किसी अपराधी से पूछताछ न कर रहा हो? उसे आर्कड्यूक के बारे में सुनी हुई अफवाहें याद आती हैं। एक राक्षस, एक सनकी शासक, जो एक विशाल और बंजर भूमि पर राज करता है। आखिरकार नौकर और रेंसली एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। नौकर घोषणा करता है, कौन्या की राजकुमारी, महाराज, प्रिंसेस आइवेट पधार चुकी हैं। जैसे ही रेंसली आर्कड्यूक को देखता है, वह सोचता है, एक राक्षस, पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक व्यक्ति, जिसकी सिर्फ आंखें चमक रही हैं, सुनहरी। आर्कड्यूक गुस्से से उसकी ओर देखता है और कहता है, इतने सारे दिनों में से आज ही, इतनी देर रात को? उसकी बातें सुनकर रेंसली सोचता है, कहा जाता है कि नॉर्थ के लोग बर्बर होते हैं और खून खानदान की परवाह नहीं करते, तो जरूर उसकी नस्ल में किसी राक्षसी खून का मिश्रण होगा। और शायद यही वजह है कि नॉर्थ के आर्चड्यूक की मौजूदगी इतनी डरावनी लगती है। तभी अचानक आर्चड्यूक कहता है, आपका स्वागत करने बाहर न आ पाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सुनते ही रेंसली चौंक जाता है। आर्चड्यूक आगे कहता है, रात काफी हो चुकी थी और यह खबर हमें देर से मिली। रेंसली सोचता है, अभी क्या उन्होंने माफी मांगी? तभी एक सेवक बोलता है, महाराज, कौन्या में
विवाह की प्रतीक्षा कर रही दुल्हन समारोह से पहले न तो अपना चेहरा दिखाती है और न ही बोलती है। आर्चड्यूक रेंसली से कहता है, कृपया मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके कक्ष तक ले चलता हूँ। रेंसली मन में सोचता है, सेवक का मार्गदर्शन काफी रहेगा, और फिर कहता है, आप पहले चलिए। आर्चड्यूक पीछे मुड़कर कहता है, कृपया आप ही आगे चलें। अगर पैर फिसल गया तो खतरा हो सकता है। रेंसली सोचता है, इतना शिष्ट और दूसरों का ख्याल रखने वाला व्यवहार, ये तो बिल्कुल उम्मीद के खिलाफ है। मैंने सोचा था वो डरावने होंगे, लेकिन ये तो मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग हैं। अपने तरीके से वो दूसरों के प्रति काफी दयालु लगते हैं। खैर, वो एक पूरे देश के शासक हैं, तो स्वाभाविक है कि वो सुसंस्कृत हों। शिष्टाचार निभाना शायद उनके उसूलों का हिस्सा हो। और फिर अभी मैं एक नई दुल्हन हूँ, तो पहली मुलाकात में वो शालीन बनने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर ये सिर्फ मेरी ही कल्पना है। पता नहीं क्यों, लेकिन यह सब उस समय से बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था जब हम बेसमेंट में उतरे थे। और अब जब मैं आर्चड्यूक के साथ हूँ, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई विशालकाय दानव मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। वे एक कमरे तक पहुँचते हैं। आर्चड्यूक कहता है, यह आर्चडचेस का शयन कक्ष है। फिर वह थोड़ा रुककर कहता है, हालांकि जब तक विवाह संपन्न नहीं हो जाता, इसे आर्चडचेस का शयन कक्ष कहना शायद अनुचित हो। रेंसली मन ही मन सोचता है, अनुचित उस इंसान के लिए जो यहाँ शादी करने आया है। अगर कुछ अनुचित है, तो वो यह होगा कि मैं आर्चडचेस की उपाधि के काबिल नहीं हूँ। रेंसली एक सेवक को बुलाता है। उसके थैली पर लिखता है, जैसा आपने कहा, जब तक समारोह नहीं हुआ है, आर्चडचेस का शयन कक्ष देने की कोई जरूरत नहीं। सेवक रेंसली की ओर से आर्चड्यूक से कहता है, कोई भी एक कमरा जहां मैं थोड़ी देर आंखें बंद कर सकूं, मेरे लिए काफी होगा। आर्चड्यूक पूछता है, क्या यह दक्षिणी क्षेत्रों का कोई मजाक है? रेंसली सोचता है, मैं तो पूरी तरह गंभीर था। उसी समय एक और सेवक अंदर आता है और बिस्तर पर कुछ रखने लगता है। रेंसली सोचता है, ये बिस्तर के पास क्या कर रहा है? आर्चड्यूक समझाते हुए कहता है, यहाँ हम बिस्तर को गर्म पत्थरों और अंगीठियों से गर्म रखते हैं। गद्दे और पलंग के बीच गरम पत्थर रखे जाते हैं और कंबलों के अंदर कोयले से भरी अंगीठी रखी जाती है। सोने से पहले इसे हटा लिया जाता है, लेकिन इसकी गर्माहट सुबह देर तक बनी रहती है। आप दक्षिण से आए हैं, इसलिए यह मौसम आपको कुछ अलग लग सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई तैयारियां की गई हैं, इसलिए महल के भीतर रहना इतना ठंडा नहीं होता। और ये है हेलेट, मुख्य दासी। रेंसली सोचता है, बिस्तर में गरम पत्थर रखना, ये तो कॉर्निया से बिल्कुल अलग है। नॉर्थ सच में अजीब और अनजानी चीजों से भरा हुआ है। आर्चड्यूक कहता है, तो फिर मैं अब चलता हूँ। रेंसली कुछ कहने की कोशिश करता है और मन ही मन सोचता है, जैसे ही मैंने सुना कि आर्चड्यूक जा रहे हैं, मैं बिना सोचे प्रतिक्रिया कर बैठा, क्या उन्होंने मेरी आवाज सुन ली? आर्चड्यूक मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। रेंसली घबराकर सोचता है, अब मैं क्या करूं? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली के सामने एक छोटा सा चूहा खड़ा हो। या फिर क्या उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक आदमी की आवाज थी? शायद वो काम में इतने व्यस्त थे कि ठीक से सुन ही नहीं पाए। सोचते सोचते रेंसली सीधे आगे बढ़ता है और आर्चड्यूक का हाथ पकड़ लेता है। आर्चड्यूक पूछता है, क्या तुम्हें
अब भी कुछ कहना है? रेंसली उसे फिर से देखता है और सोचता है, उसे किसी राक्षस समझ लेना मेरी कितनी बड़ी गलती थी। वो तो बेहद खूबसूरत आदमी है। अगर वो अपनी अजीब सुनहरी आंखें बंद कर ले तो वो किसी से भी ज्यादा शालीन लगे। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि इस घूंघट के पीछे एक आदमी छुपा है, तो ये डरावनी आंखें कितनी खौफनाक हो जाएंगी। उससे बेहतर होगा कि मुझे सजा देकर मार दिया जाए, बजाय इसके कि मुझे काले जादू की बलि चढ़ा दिया जाए या गुलाम की तरह काम में लगाया जाए। और चाहे मुझे कितनी भी निर्दय सजा क्यों न दी जाए, कौनिया मेरी मदद के लिए उंगली तक नहीं उठाएगा। तभी आर्चड्यूक अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रेंसली सोचता है, अगर आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात बन जाती है, तो आर्चड्यूक ने जो गरम बिस्तर मेरे लिए तैयार किया है, वही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी शाही विलासिता होगी। वह आर्चड्यूक की हथेली पर लिखता है, धन्यवाद। आज आपने जो दया दिखाई है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। रेंसली मन ही मन सोचता है, जो भी हो, मुझे आर्चड्यूक से नाराज नहीं होना चाहिए। जिससे मुझे नफरत करनी चाहिए, वो बदनसीब कौनिया का शाही परिवार। आर्चड्यूक कहता है, अब आराम करो। हम देखते हैं कि रेंसली बिस्तर पर सो चुका है। उसे सेवकों की कई बातें याद आती हैं। मालकिन, अगर आप बिस्तर के पास रस्सी खींचेंगी, तो हम तुरंत आ जाएंगे। रेंसली धीमे से कहता है, आप सबका धन्यवाद। आप लोगों की वजह से आज मैं ऐसे शानदार बिस्तर पर रात बिता रहा हूँ, जिस पर मैंने कभी लेटने की कल्पना भी नहीं की थी। ये गर्माहट, वो सुख है जो सिर्फ तब महसूस होता है जब आप ठंड से मरने के कगार पर हों। ये कितना सुकूनदेह है। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता हूँ और फिर भोर से पहले भाग जाऊंगा। इसलिए मुझे सबसे पहले उठना होगा। अचानक रेंसली की आंख खुल जाती है। वह सोचता है, वाह, कितनी ताजगी महसूस हो रही है। कब से मैंने इतनी अच्छी नींद ली है? किसी ने मेरे सोते वक्त झांका तो नहीं है ना? वह बिस्तर से उठता है और खिड़की की ओर जाता है, फिर अचानक ठिठक जाता है। रुको, कमबख्त, सूरज तो काफी ऊपर चढ़ चुका है। शांत रहो, जल्दबाजी में मत सोचो। मुझे बस शादी के समारोह से पहले यहाँ से निकलना है, और यहाँ से भागने के बाद मुझे ये भी सोचना होगा कि जाना कहाँ है। अगर मैंने लापरवाही से कदम उठाया, तो किसी बर्फीले मैदान में ठंड से मर जाऊंगा। आखिरकार बचपन में मैंने कुछ संगमरमर की गोलियां जीती भी तो थी। मैंने तो सोचा था कि ये जगह बेहद निर्दयी ठंड से भरी होगी, लेकिन जहां लोग रहते हैं, वो जगहें आखिर कहीं ज्यादा अलग नहीं होती। खिड़की से बाहर देखते हुए रेंसली कुछ बच्चों को खेलते देखता है। एक छोटी सी लड़की उसकी ओर देखती है और रेंसली झट से खुद को छुपा लेता है। वह सोचता है, शुक्र है कि मैंने घूंघट पहन रखा है। वह दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। दरवाजे के सामने दो पहरेदार खड़े होते हैं। मुख्य द्वार से निकलना आसान नहीं लगेगा। रेंसली मन ही मन सोचता है, अगर मैं सच में कोई राजकुमारी होता, तो शायद चुपचाप शादी का इंतजार करता। लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे एक खुश दुल्हन बनना है। इस तरह के कपड़ों में मैं जरूर नजर आऊंगा। फिर भी भविष्य की आर्चर्चेस बनकर बाहर निकलने से तो बेहतर ही है। ठंड बहुत है, पहरेदारों को चकमा देना मुश्किल होगा। तो अब बस एक ही रास्ता बचता है। वह आईने की ओर देखता है और खुद से कहता है, हेलो खूबसूरत रिंसली मालोरसन।
इतनी चिंता मत करो। अगर किस्मत ने साथ दिया, तो हो सकता है तुम इससे भी बेहतर जिंदगी जी लो। तो शादी तक चलो, रेंसली मालोर्सन के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वह बाहर झांकता है। ये दिशा ठीक लगती है। यहाँ लोग कम हैं। हालांकि ऊंचाई ज्यादा है, आसान तो नहीं। वह खिड़की से कूदते हुए सोचता है, इतना तो संभाल लूंगा, लेकिन लोगों की नजरों से बचते हुए मुझे जाना कहाँ चाहिए। तभी अचानक कोई जोर से चिल्लाता है, शादी से ठीक पहले तुम क्या करने की सोच रहे हो? ये सुनते ही रेंसली सन्न रह जाता है और आवाज की ओर देखता है। वहां एक आदमी किसी सेवक को डांट रहा होता है, कब तक पैर घसीटते रहोगे? अगर रंगाई अभी तक पूरी ही नहीं हुई, तो हम क्या करें? अरे तुम जल्दी करो, अभी। छोटा लड़का जवाब देता है, बस लगभग हो ही गया है। ये वही कह रहा है जो खुद देर से आया और अब चिल्लाना शुरू कर दिया है। उसी दौरान जब छोटा लड़का किसी और से बात कर रहा होता है, रेंसली उसकी पीठ पीछे टोकरी से सेवक के कपड़े उठा लेता है। हाँ, शायद अगर हम पहले शुरू करते तो। रेंसली जल्दी से अपने कपड़े बदलकर सेवक का भेष पहन लेता है। वह सोचता है, मैं तो लगभग ठंड से मर ही गया था, लेकिन ये जगह भी कोई ज्यादा गर्म नहीं है। फिर भी कल के मुकाबले ठंड कुछ कम महसूस हो रही है। शायद चारों तरफ की ऊंची दीवारें हवा को रोक रही हैं। ओल्डेनरेंट महाद्वीप का सबसे बड़ा इलाका रखता है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा ऐसे जंगलों और जमी हुई जमीन से भरा है जहां इंसानों का रहना मुमकिन नहीं। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने अपने लॉर्ड्स के किलों के अंदर इकट्ठा होकर रहते हैं। ऊंची और मजबूत दीवारों से घिरा आर्चड्यूक का किला रॉडकन रॉड के कहलाता है, और यही आर्चड्यूक का किला ओल्डेनरेंट की राजधानी भी है। रॉडकन रेंसली इधर-उधर घूमते हुए सब कुछ देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, वाह, वो पिल्ला तो लगभग एक बछे जितना बड़ा है। क्या उत्तर में लोग और जानवर सब इतने ही बड़े होते हैं? तभी कोई उसे सेवक समझकर आवाज देता है, अरे, रसोई के बाहर यूं खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम। हाँ, तुम ही। रेंसली सोचता है, अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं एक भगोड़ा बनने वाला हूँ, तो मुझे भूगोल जरूर पढ़ लेना चाहिए था। वह आदमी फिर चिल्लाता है, अरे तुम वहाँ, तुम यहाँ के लगते नहीं हो। रसोई के बाहर क्या कर रहे हो? अगर काम टालने का इरादा है और फिर भी पैसे लेने की सोच रहे हो, तो अभी के अभी घर जाओ। रेंसली सोचता है, लगता है इन कपड़ों का असली मालिक रसोई में काम करता था। वह जल्दी से कहता है, माफ कीजिए, मैं अंडे लेने आया था। और वह आदमी उसे घूरते हुए बोलता है, इतना सुंदर चेहरा लेकर तुम ऐसे लगते हो जैसे कोई फ्रीलोडर जल्दी पैसे कमाने चला आया हो। ध्यान से सुन लो, अगर काम ठीक से नहीं किया तो एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। अपने काम की जगह पर लौटो। रेंसली मन ही मन राहत की सांस लेता है। अच्छा हुआ इसने मुझसे ज्यादा पूछताछ नहीं की, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी शादी में बाहर वालों को काम पर रखना, क्या इससे सुरक्षा बहुत ढीली नहीं हो जाती? अगर ये कॉर्निया होता, तो मेरी पहचान से लेकर यहाँ आने के मकसद तक सब कुछ खंगाल लिया जाता। इतनी ढीली सुरक्षा शायद इस बात का सबूत है कि यहाँ हालात शांत हैं। वह आदमी फिर आदेश देता है, सामने जाकर रिपोर्ट करो। रेंसली सोचता है, अगर सुरक्षा सख्त नहीं है और मजदूरों का सही रिकॉर्ड भी नहीं रखा जा रहा, तो शायद यही आर्चड्यूक के किले से निकलने का मौका हो।
हालांकि किले से बाहर निकलने के बाद क्या होगा, वही असली समस्या है। वह रसोई की ओर चला जाता है और सोचता है, मैं तो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट के सहारे यहाँ तक आ गया। वैसे सोचूं तो कल से मैंने एक भी खाना नहीं खाया। इस तीखी खुशबू से लग रहा है कि इसमें सूखी लाल मिर्च डाली गई है। आह! अगर इसके साथ थोड़ी सी बियर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अगर मुझे मौत की सज़ा दी जाए तो मुझे आखिरी इच्छा में ऐसा ही खाना मांगना चाहिए। तभी मुख्य रसोइया रेना उसे डांटती है, यूं खड़े खड़े खोए क्यों हो? जल्दी करो और ये उठाकर ले जाओ। न गिराना, न छलकाना, और इसे महामहिम आर्चड्यूक तक पहुंचाओ। रेंसली हिचकते हुए पूछता है, माफ कीजिए? रेना झुंझलाकर कहती है, वो तो खाना खाना तक भूल जाते हैं और पूरे दिन प्रयोगशाला में बंद रहते हैं। शादी नजदीक आ रही है, फिर भी उनमें जरा सा भी बदलाव नहीं आया। भला कौन सी औरत इतने अजीब आदमी से दिल लगा पाएगी? तभी रसोई का सहायक बोलता है, इतना गुस्सा मत हो रेना, आखिर उसी अजीब आदमी की वजह से तो हमारी रोजी रोटी बेहतर हुई है न? रेना गुस्से में कहती है, खैर, राजघराने और कुलीनों के लिए अच्छा खासा खाना और भरापूरा शरीर होना एक गुण माना जाता है। ऐसे में दूसरे देश उन्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करते। रेंसली मन ही मन सोचता है, इस महाद्वीप में ओल्डनरेंट के शासक को नीची नज़र से देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। पीढ़ियों से खुद सम्राट भी ओल्डनरेंट के शासक को बेहद सावधानी से देखते आए हैं, और उस पर आर्चड्यूक गिजेल जे वेंडार्ड, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब अफवाहें फैली हुई हैं, स्वाभाविक रूप से एक खास चिंता का विषय माना जाता है। फिर भी मैं पीछे हटने का मौका चूक गया और यहाँ तक आ ही गया। मैं पूरे समय खुद को छिपाए हुए था, तो आर्चड्यूक के लिए मुझे पहचान पाना नामुमकिन है, या फिर क्या आर्चड्यूक डार्क मैजिक के शोध में इतने डूब गए कि खाना छोड़ दिया, किसी अभिशाप का शिकार हो गए और उनकी आंखें जानवरों जैसी हो गईं? वे लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं। रेंसली अंदर झांकता है और हल्का सा चौंक जाता है। एक सेवक कहता है, महामहिम आर्चड्यूक, दोपहर का भोजन तैयार है। आर्चड्यूक ठंडे स्वर में जवाब देता है, वहीं रख दो। रेंसली सोचता है, ध्यान से देखूं तो यहाँ किताबों की संख्या हैरान कर देने वाली है। क्या यहीं वह डार्क मैजिक का अध्ययन करता है? लेकिन ये लोग कौन हैं? उनके कपड़ों से तो वे कुलीन नहीं लगते। तभी आर्चड्यूक का एक सहायक कहता है, कृपया निराश न हो महामहिम, मैं सूत्र को एक बार फिर संशोधित करूंगा। अगर जादू गलत होता तो वह सक्रिय ही नहीं होता। लगता है समस्या एम्प्लीफिकेशन लेवल की है। फिर भी यह टिर की सीमांत बस्ती के बाहरी इलाके तक सफलतापूर्वक टेलीपोर्ट हो गया था। क्षेत्र बढ़ाना बस समय की बात है। रेंसली मन ही मन, क्या ये कोई गंभीर चर्चा चल रही है? उस स्क्रॉल पर आखिर क्या लिखा होगा? और आर्चड्यूक की आंखें कल रात वे बहुत तेज चमक रही थी, है न? क्या वह जुड़वा भाई है? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं। अचानक एक सेवक रेंसली पर चिल्लाता है, तू बदतमीज, इतनी बेहयाई से घूर क्यों रहा है? रेंसली तुरंत सिर झुका देता है, मैंने मौत के काबिल अपराध किया है। कृपया, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूँ। सेवक सोचता है, अरे नहीं, इतना भी नहीं। तभी आर्चड्यूक कहता है, उठो और करीब आओ। रेंसली सोचता है, वह नज़र
आंखों का रंग अलग है, लेकिन वह जुड़वा नहीं है। वह सच में आर्चड्यूक ही है, लेकिन क्या किसी की आंखों का रंग एक ही रात में बदल सकता है? वह बहुत ज्यादा करीब से देख रहा है। मेरे चेहरे पर कोई घूंघट नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी तरह उजागर हो गया हूँ। वह मुझे पहचान नहीं सकता। फिर भी ये क्या है? वह अचानक हाथ क्यों बढ़ा रहा है? रुको, क्या वह मुझे सिर से पैर तक जांच रहा है? यही अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे जारी रखूं, तो नीचे कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।